आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्त मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में, एक अच्छी सी वीडियो में। दोस्त मेरे आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 है स्थिर विद्युत विभव और धारिता। उसमें हमने 4 इंपॉर्टेंट क्लासेस को कंप्लीट कर लिया, जिसमें आज हमारी क्लासेस से 5वीं क्लास हो, जिसमें हम एनसीईआरटी का एक दमदार क्वेश्चन हल करने वाले हैं कंसेप्ट को, जिसमें दोस्त मेरे आज को हम बताऊंगा कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर कितना विद्युत विभव होता है। ठीक है, मेरा काम है दोस्त मेरे कि आपको किसी भी डेरिवेशन को सबसे आसान तरीके से आपको समझाना, ताकि आपका एग्जाम एक बेहतर जाए और एक बेहतरीन सा आपका रिजल्ट बने। ठीक है, बड़ा ध्यान से देखना दोस्त मेरे, हम एक एक चीज़ों को बारीकी से समझेंगे। विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? तो सब लोग बोलेंगे भैया कि विद्युत द्विध्रुव में परिणाम समान होते हैं लेकिन आवेश विपरीत होते हैं। जैसे मैं बात करता हूं दोस्त मेरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl जिसे कहते हैं, यदि हम इसे तोड़ेंगे तो H+Al और Cl- आयन में, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि परिणाम इसके समान आएंगे लेकिन आवेश इसके क्या होंगे, विपरीत होंगे। अगर मैं बात करूंगा दोस्त मेरे H2O जिसे जल कहते हैं या एक्वा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, अगर मैं इसे तोड़ूंगा दोस्त मेरे तो H+ आयन और OH- आयन। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखते हैं दोस्त मेरे कि इसके परिणाम समान है लेकिन आवेश इसके क्या है, विपरीत है। तो विद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? समान परिणाम लेकिन विपरीत आवेश, ऐसे निकाय को हम लोग विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अच्छा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर क्या होता है दोस्तों मेरे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित करते हैं और सभी लोग नोट करके लिखेंगे 2Q × L होता है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, क्लियर एकदम। तो हम ज्ञात करेंगे दोस्तों मेरे विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु P पर विद्युत विभव किसे कहते हैं? एकांक धनावेश को अनंत से किसी विद्युतीय क्षेत्र में लाने में किया गया कार्य ही विद्युत विभव कहलाता है। इसे भी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक वोल्ट या जूल प्रति कूलम होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे एक छोटा सा और प्यारा सा विद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। हम मानों को बड़ा बड़ा लिखेंगे, जैसे ये बिंदु A हो गया, ये बिंदु B हो गया और इसके मध्य का बिंदु हम O मान लेते हैं। सबको पता होता है दोस्तों मेरे कि विद्युत द्विध्रुव में A और B की लंबाई 2L होती है, तो हम O से A के बीच की दूरी को L मान लेते हैं, O से B की दूरी को भी हम L मान लेते हैं। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 2L हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम कहीं भी एक बिंदु ले लेते हैं, बिंदु P, और इसी P पे हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। हम मान लेते हैं O के P के बीच की दूरी R है। सर्वप्रथम दोस्त मेरे हम A और P को मिलाते हैं, P से B को मिला देते हैं। इतना कितने लोग कर देंगे दोस्त मेरे? सारे लोग एक बार हाथ उठा के बोल देंगे भैया हमसे हो जाएगा इतना। ठीक है, और यहाँ पे जो कोण बन रहा है दोस्त मेरे, इसे हम कह देते हैं थीटा। अगर इसी मान को दोस्त मेरे हमें लिखना होगा एग्जाम में, तो हम कैसे कहेंगे? माना एक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण AB है जिसमें 2 आवेश है, एक +Q, यहाँ पे हम लिख देते हैं एक +Q आवेश है, एक -Q आवेश है, और इन दोनों के बीच में एक मध्य बिंदु O है। O से P बिंदु पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है जिसके बीच की दूरी R है। ठीक है, और OP की जो बीच में कोण बनेगा दोस्त मेरे वो है थीटा कोण बनेगा। तो यहाँ तक सारे लोग दोस्त मेरे इतना आप लोग को कर देना, उसके बाद ये डेरिवेशन सबसे ज़्यादा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो हम निकाल लेंगे दोस्तों मेरे बिंदु P पर जो विभव होगा। ठीक है, बिंदु P पर जो विभव होगा वो क्या होगा? सब लोग बोल देंगे भैया जो बिंदु P पर विभव होगा वो -Q आवेश के द्वारा, इस दूरी को हम मान लेते हैं R1, इस दूरी को हम मान लेते हैं R2। अभी हम R1 और R2 के मानों को बेहतरीन तरीके से निकालेंगे, एकदम शानदार ट्रिक से। तो सबसे पहले हम निकालेंगे कि बिंदु P पर विद्युत विभव क्या होगा, -Q आवेश के द्वारा। ठीक है, -Q आवेश के द्वारा, -Q आवेश के द्वारा जो विभव होगा, -Q आवेश के द्वारा जो विभव होगा किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव, हमेशा याद रखना दोस्तों मेरे, V बराबर होता है KQ/R। किसी भी बिंदु पर विद्युत विभव ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला है KQ/R। तो यहाँ पे V1, इस आवेश के लिए हम V1, इस आवेश के लिए हम V2 का मान प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे +Q आवेश के द्वारा विभव V1 बराबर हो जाएगा, K का मान कितना होता है दोस्त मेरे 1/4πε0। Q का मान कितना है दोस्त मेरे? Q का मान यहाँ पे +Q है और बटा के दूरी को हम क्या माने हैं दोस्त मेरे? R1 माने हैं। किसी को कोई दिक्कत तो बोलोगे भैया ना, कोई दिक्कत ना। -Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विभव कितना होगा? सारे लोग बोलते रहना भैया। ठीक है, -Q आवेश के द्वारा जो बिंदु P पर विद्युत विभव होगा वो होगा V2 होगा, और V2 का मान कितना होगा? K का मान रख देंगे हम लोग 4πε0, और -Q है इसलिए हम यहाँ पे -Q रखेंगे, और इसके बीच की दूरी है R2। इसको हम समीकरण 1 बना के लिखते हुए चलेंगे, इसको हम समीकरण 2 बना के लिखते हुए चलेंगे। ठीक है, अगर मैं बात करूँगा दोस्तों मेरे कि बिंदु P पर टोटल विभव कितना होगा। ठीक है, बिंदु P पर कुल विभव कितना होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं दोस्त मेरे, कहीं कहीं कुल विभव लिखा होता है, कहीं कहीं परिणामी विभव लिखा होता है, कहीं कहीं परिणामी विभव लिखा होता है। ठीक है, कहीं कहीं नेट विभव लिखा होता है। ठीक है,
नेट विभव लिखा होता है, इसलिए कोई भी कंफ्यूज नहीं होगा। तो बिंदु P पर जो टोटल विभव होगा वो माइनस क्यू आवेश के द्वारा और प्लस क्यू आवेश के द्वारा, दोनों के द्वारा क्या होगा, V टोटल का मान होगा V1 प्लस V2, V1 प्लस V2। तो इस कारण हम दोस्त मेरे जो V टोटल का मान है वो V1 का मान हम यहाँ से लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि उपरोक्त समीकरण में 1 और 2 का मान रखने पर जब हम रखेंगे इसके मान को, तो भैया V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा के R1। ठीक है, यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा क्योंकि ये माइनस आगे आ जाएगा, और इस वैल्यू को हम लिख देंगे तो 1/V2 का मान लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा Q बटा के R2। क्या हो जाएगा दोस्त मेरे, Q बटा के R2। ठीक है, बड़ा ध्यान से समझते हुए चलना दोस्त मेरे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, NCERT का डेरिवेशन है। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों मेरे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारे पास बच जाएगा, Q भी कॉमन दिख रहा है इसलिए Q को भी हम कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा 1/R1 माइनस 1/R2। ठीक है, यदि मैं इसको हल करूँगा दोस्त मेरे, तो कैसे हल किया जाता है सबको पता होता है भैया, इतना हम लोग को पता होना चाहिए कि R2 का गुना 1 में, R1 का गुना 1 में, इसका तिर्यक गुना किया जाता है, यानी R2 का गुना 1 में कर देंगे माइनस R1 का गुना 1 में कर देंगे, बटा के आपस में गुना कर देंगे R1 इंटू R2। ठीक है, पहले एक बार मैं देख लूँ कि मेरे मोबाइल में इतना दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से दोस्त मेरे हमें R1 और R2 का मान ज्ञात होना चाहिए। ठीक है, अब ये मेन मुद्दा फंसता है कि इस R1 और R2 का मान हम कहाँ से लिखें। तो सबसे पहले ध्यान से देखना, यही हम आपको समझाना चाहते थे कि जो ये R1 और R2 के मान को निकाल लिया तो वो दोस्त मेरे इस डेरिवेशन को हल कर लेगा। अब इस R1 और R2 के मान को हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, ध्यान से देखना दोस्त मेरे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि B पर एक लंब खींचेंगे। ठीक है, एक हम लंब खींचेंगे और यहाँ पे इसका कोण जो लंब में समकोण त्रिभुज में कोण बनता है 90 अंश का, और इस AP पर हम एक लंब खींचेंगे, वो है यहाँ से यहाँ तक हम खींच देंगे दोस्त मेरे। तो वो हो जाएगा दोस्त मेरे, AP पर एक लंब हमने M खींच दिया और PB पर एक लंब हमने N खींच दिया। बोलो भैया हाँ, इतना सबको समझ में आ रहा है। ऐसा हमने इसलिए किया ताकि हमको ये दूरी और ये दूरी का मान पता चल जाए। ठीक है, अब एक बात आप लोग सभी लोग बोलेंगे भैया कि ये जो R1 की दूरी है इस Pn के लगभग ये बराबर है, ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मेरे हमने क्या कहा है कि विद्युत द्विध्रुव एक बहुत ही अल्पतम राशि होती है, एक बहुत ही छोटी सी राशि होती है। तो ये दूरी के बराबर हम ये दूरी मान सकते हैं, लगभग मान सकते हैं, एग्जैक्टली नहीं है कि लगभग ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक है, हम लगभग मान के चलते क्योंकि विद्युत द्विध्रुव एक बहुत ही छोटी सी राशि है, और सबको पता है दोस्तों मेरे कि छोटी की राशि में थोड़ा सा भी मान यदि विक्षेपण हो तो कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो हम यहाँ से दोस्तों मेरे लिख सकते हैं कि ये जो R1 का मान है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये जो R1 का मान है लगभग बराबर होगा, लगभग R1 का मान जो है वो किसके बराबर है, BP के। किसके बराबर है, BP के, और BP लगभग बराबर है Pn के। किसके बराबर है, Pn के। ठीक है, लगभग बराबर है दोस्त मेरे Pn के। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, Pn के। अब इस Pn का मान कितना होगा दोस्त मेरे, यदि हम Pn का मान निकालना चाहें तो सभी लोग बोलेंगे भैया यदि हमें Pn का मान चाहिए तो PO में से ON को घटा देंगे, PO में से ON को घटा देंगे तो Pn का मान निकल जाएगा। अगर ये दूरी 7 किलोमीटर है, ये दूरी 2 किलोमीटर, तो ये 5 किलोमीटर होगा, यानी बड़े में से छोटे वाले घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल जाएगी, सबको पता होता है। तो हम PO में से क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, OP में से हम क्या घटा देंगे, OP में से ON को घटा देंगे, OP में से ON को घटा देंगे तो हमारे पास ये Pn की वैल्यू निकल जाएगी। और Pn किसके बराबर है, R1 के बराबर है, इसलिए Pn के जगह दोस्तों मेरे हम लिख सकते हैं R1 बराबर हो जाएगा OP माइनस ON। तो OP की वैल्यू सबको पता है कि O से P के बीच की दूरी R है, लेकिन ON के बीच की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए ON को ज्ञात करने के लिए हम थीटा का प्रयोग करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण। ठीक है, और कॉस थीटा, थीटा के ठीक सामने वाला लंब होता है, इसके नीचे वाला आधार और ये कर्ण होता है। तो आधार का मान क्या है, ON है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे ON, और कर्ण का मान कितना है, OB है। कर्ण का मान क्या है, OB, और OB का हम डायरेक्ट मान रख सकते हैं L। क्या रख सकते हैं, L। तो यहाँ से हमें ON का जो मान मिलेगा वो L को यदि यहाँ पे भेज देंगे तो हो जाएगा L कॉस थीटा। ON का मान कितना मिल गया, L cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारे पास निष्कर्ष निकल के आएगा R1 बराबर, वो R1 बराबर होगा OP का मान कितना है R, इस वैल्यू को हम लिख देंगे R, और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। ON का मान कितना है L cos थीटा, जो अभी हमने निकाला है। ठीक है, कितने लोगों को दोस्त मेरे ये R1 की वैल्यू समझ में आई है कि R1 को हम कैसे निकालें।
ठीक है। अभी मैं आपको दोबारा जब इसे रिकॉल कराऊंगा तो एक ही बार में आपको समझा दूंगा कि कैसे ये वाली वैल्यू आई है। ठीक है, क्लियर एकदम। उसी तरह दोस्तों मेरे हम R2 के बराबर इसे मानेंगे। क्या कहेंगे दोस्तों मेरे, ये वैल्यू अलग है, अब हम नीचे R2 का मान निकालने जा रहे हैं। ठीक है, हमारे पास तो जगह नहीं है, लेकिन हम यहाँ पे R2 का वैल्यू निकाल के ही दिखाएंगे आपको, या मैं ऐसा करता हूँ ऊपर का वैल्यू मिटा देता हूँ। ठीक है, इस R1 का मान इतना आया। अब हम लिखेंगे कि R2 बराबर है, R2 बराबर है, R2 किसके बराबर है, मानते हैं PM के बराबर। R2 किसके बराबर है, PM के बराबर है। ऐसे लिखते हैं R2 PA है, PA है, और PA लगभग बराबर है PM के, PA लगभग बराबर है PM के, इसलिए जो PM का मान होगा, इसलिए जो PM का मान होगा वो PO प्लस OM बराबर होगा, वो PO प्लस OM बराबर होगा। और इसको पता है दोस्तों मेरे, PM को हम लोग R2 कहते हैं, इसलिए PM की जगह हम लोग R2 लिख सकते हैं। तो R2 बराबर हो जाएगा PO प्लस OM। ठीक है, तो PO की वैल्यू तो हमें पता है कि PO की वैल्यू R है, लेकिन OM की वैल्यू हमें पता नहीं है, इसलिए OM को निकालने के लिए हम यहाँ पे कॉस थीटा का प्रयोग करेंगे। तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा के कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा के कर्ण। अच्छा, आधार का मान कितना है, सभी लोग हाथ उठाना दोस्तों मेरे। इस वाले त्रिभुज में, इस वाले त्रिभुज में हम लिए हैं AOM में, यहाँ पे हम लिख देंगे त्रिभुज AOM में। ठीक है, त्रिभुज AOM में, और ये वाला कौन सा त्रिभुज है, ONB में, यहाँ पे होगा त्रिभुज ONB में। ठीक है, आधार बटा के कर्ण। ठीक है, तो इस त्रिभुज में दोस्तों मेरे ये थीटा है, तो ये भी वैल्यू थीटा कहलाएगी। थीटा के ठीक सामने वाला लंब ये हो गया आधार, और ये हो गया कर्ण। तो आधार का मान क्या हो गया दोस्तों मेरे, OM हो गया। ठीक है, OM हो गया, और कर्ण का मान कितना हो गया दोस्तों मेरे, AO या OA दोनों कह सकते हैं, OA, या डायरेक्ट हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों मेरे L लिख सकते हैं। तो यहाँ से दोस्तों मेरे इसको एकदम बारीकी से एकदम समझते हुए चलना। तो यहाँ से हम OM का मान है दोस्तों मेरे वो निकाल सकते हैं L cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, L cos थीटा, L cos थीटा। तो यहाँ से जो दोस्त मेरे R2 का मान आएगा, यहाँ से दोस्त मेरे जो R2 का मान आएगा, ठीक है, वो सब लोग लिखते हुए चलना दोस्तों मेरे। जो यहाँ से R2 का मान आएगा वो आएगा PO का मान कितना है, OP का मान कितना है, R है, प्लस OM का मान कितना है, OM का मान हमने निकाला है L cos थीटा है, L cos थीटा है। ठीक है, अब ये वैल्यू दोस्तों मेरे हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा सारा डेरिवेशन कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए पहले नंबर पे इसे नोट करिएगा, फिर हमारे पास जगह चाहिए, जगह निकालने के बाद ही हम इसको डेरिवेट करेंगे यहाँ से बाद में। ठीक है, इतना हम दोस्तों मेरे इसे हम इरेज कर देंगे, ये जो वैल्यू दिख रही है। ठीक है, पहले इसे नोट कर लीजिए। यहाँ से ये भी टोटल का जो मान है दोस्तों मेरे, वो भी टोटल का मान कितना है, Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से R2 का मान कहाँ गया, R प्लस L cos थीटा। यहाँ से हम लिख देंगे कि R1 और R2 का मान उपरोक्त समीकरण में रखने पर जो R2 का मान है दोस्तों मेरे, ये वाली वैल्यू वो हम यहाँ पे रख देंगे R प्लस L cos थीटा, माइनस का चिन्ह लगा देंगे। और R1 की वैल्यू क्या है, R माइनस L cos थीटा। तो यहाँ पे लिखेंगे R, ये माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस L cos थीटा बटा के ठीक है, बटा के एक ही बार में दोस्तों मेरे ध्यान से देखना, R1 में R2 का गुना हुआ है, R1 में R2 का गुना हुआ है, R1 में R2 का गुना हुआ है, यानी कहने का मतलब है कि R माइनस L cos थीटा में गुना हुआ है किसका, R प्लस L cos थीटा का गुना हुआ है। तो यहाँ से भी टोटल का जो मान निकलेगा Q बटा के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से दोस्तों मेरे देखेंगे कि R से R कट गया, L cos थीटा 2L cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, बटा के A माइनस बी A प्लस बी, तो ये हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो जो भी टोटल का मान होगा दोस्तों मेरे, हमने आपको सिखाया है कि 2Q इंटू L ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है, इसलिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 2Q इंटू L की जगह P cos थीटा हम लिख सकते हैं। ठीक है, बटा के यहाँ पे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब एक चीज़ बड़ा ध्यान से देखना दोस्तों मेरे, यहाँ पे एकदम ध्यान से देखना। ठीक है, भी टोटल का जो मान होगा ये जो L स्क्वायर है, L जो है वो दोस्तों मेरे R से ज़्यादा छोटा है, R से L की तुलना करेंगे तो L ज़्यादा छोटा होगा R से, इसलिए जो L स्क्वायर का मान होगा वो R स्क्वायर से ढेर छोट होगा, इसलिए हम L को नगण्य मान लेंगे,
एल को नगण्य यानी सबसे छोटा मान लेंगे, ठीक है। अगर हम इसको छोटा मान लेंगे तो ये नगण्य का मतलब 0, ये टोटल वैल्यू 0 हो जाएगी, इसलिए भी टोटल का मान जो निकलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos थीटा बटा के आर स्क्वायर, यही हमारी वैल्यू निकल जाएगी किसी बिंदु पर विद्युत विभव, किसी बिंदु पर विद्युत विभव, ठीक है। बड़ा ध्यान से समझते हुए चलना दोस्त मेरे, क्योंकि मेरे पास जगह नहीं था इसलिए हमने इधर के उधर चीज़ों को किया है। बशर्ते आपको एकदम ध्यान से समझना है ताकि आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाए, ठीक है। बार बार हम देखेंगे वीडियो को, लेकिन कंसेप्ट आपको एकदम पूरा इसमें कंप्लीट मिला है, ठीक है। कम चीज़ें में हमने ज़्यादा चीज़ें सीखी हैं, तो इसे एक बार पहले नोट करिएगा। इसके बाद हम अलग अलग एंगल पे इसका प्रयोग करके देखेंगे कि अक्ष पे इसका मान कितना होता है, निरक्ष पर इसका कितना मान होता है, ठीक है। नोट्स में जाएंगे तो आपको ये पूरा डिटेल बाय डिटेल आपको एक एक लाइन और एक एक शब्द आपको अच्छे तरीके से लिखा हुआ है, लेकिन आपको एक कंसेप्ट तरीके से मैं आपको बताया हूँ कि किस तरीके से हम अपने एग्जाम को एकदम बेहतर बना सकते हैं, कोई भी कंसेप्टियल तरीके से, कहीं भी हमारा कोई भी क्वेश्चन फंसे ना। अगर कहने का मतलब है कि यदि मैं इसे अक्ष पे मानूँ, ठीक है, ध्यान से देखना, अक्ष पर यदि मानूँ तो अक्ष पर जो थीटा का मान होता है वो दोस्त मेरे होता है 0 अंश, अक्ष पर जो एंगल बनता है वो 0 अंश बनता है, ठीक है। तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा 0 अंश, और cos 0 अंश का मान होता है 1, इसलिए जो भी टोटल का मान आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी cos 0 अंश का मान होता है 1 बटा के आर स्क्वायर हो जाएगा। ये अक्ष पर ये वैल्यू निकल जाएगी जो हमने प्रूफ किया है। और यदि हम बात करूं दोस्तों मेरे निरक्ष पर कितना मान होगा, तो हम थीटा का मान कितना अंश रखेंगे, थीटा का मान रखेंगे हम लोग 90 अंश, निरक्ष पर मतलब 90 अंश, तो cos 90 अंश रखेंगे, 90 अंश का मान होता है 0, इसलिए टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 0, इसलिए भी टोटल का मान क्या हो जाएगा 0, ठीक है। क्लियर, यही आपको दो वैल्यू आपको याद करनी है, बाकी यहाँ से सारा आपका काम हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आप एक बिंदु से विभव निकालेंगे, दो बिंदु से विभव निकालेंगे, R1 और R2 का मान यदि निकाल लिए तो आपका यहाँ तक बहुत ज़्यादा काम बन जाएगा, ठीक है। क्लियर एकदम, यहाँ तक हमने आपको पूरा डेराइवेट किया है। आप इसे नोट करिए, डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पे एक बेहतरीन सा नोट्स है दोस्तों मेरे, उस बेहतरीन से नोट से आप बिल्कुल अपनी पढ़ाई कर सकते हैं।